Hello students, good morning. Today we shall discuss measurement of mass, length and time. Chapter number 3. इसमें सबसे पहले आता है order of magnitude. Order of magnitude. ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, जैसे हम ये लिखें 1, तो 1 को कैसे लिखा जा सकता है 10 की पावर 0, और ऐसे ही हम लिखे 49 को लिख सकते हैं 4.9 10 की पावर 1। ऐसे ही आ जाए अपने पास 51, तो ऐसे लिखा जाएगा 5.1 10 की पावर 1। ऐसे लिखा जाए 99, तो ऐसे लिखा जाएगा 9.9 10 की पावर 1। ऐसे ही लिख दिया जाए 101, इसे लिखा जाएगा 1.01 इंटू 10 की पावर 2। ऐसे ही लिखा जाए 146, इसे लिखा जाएगा 1.46 इंटू 10 की पावर 2। देखिए यहाँ पर 10 की पावर 0 है, यहाँ पर 10 की पावर 1 है, 1 1 2 2। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? पावर ऑफ 10 which gives nearest power of 10 which gives nearest value of physical quantity to actual value। 10 की वो पावर जो हमें किसी फिजिकल क्वांटिटी की नियरेस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, 10 की उस पावर को हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहते हैं। मतलब दीज आर द पावर ऑफ 10। ये 10 की वो पावर है, 10 की वो घात है जो हमें किसी फिजिकल क्वांटिटी की अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताती है। 10 की वे पावर, 10 की वे घात जो हमें किसी फिजिकल क्वांटिटी की अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताती है, उसको हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहते हैं। पावर ऑफ 10 विच गिव्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, मतलब 10 की वो पावर जो किसी फिजिकल क्वांटिटी की अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताती है, उन पावर्स को हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहते हैं। यहां से ऑर्डर देखिए, ऑर्डर हो गया 0, क्योंकि 10 की पावर यहाँ पर 0 है, तो ऑर्डर भी 0 हो जाएगा। 10 की पावर 1 है। एक और फैक्टर है जो डिसाइड करता है पावर को, वो ये है, यदि ये जो वैल्यू अपनी आई है 4.9, ये वैल्यू 5 से कम है, 5 से कम है, तो जितनी पावर 10 की दी हुई है उतनी ही लिखी जाएगी। यदि 5 से ज्यादा हो जाए तो इस पावर में एक ऐड कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर ऑर्डर कितना होना चाहिए 1, परंतु ये जो वैल्यू आई है 5.1, वो 5 से बड़ी है, और यदि 5 से बड़ी है तो ऑर्डर में जो पावर है उसमें एक ऐड कर देंगे, और यहां पर सेम रहेगी पावर
यदि फिजिकल क्वांटिटी 5 से बड़ी है तो पावर में एक ऐड कर देंगे, यहां पर पावर में एक और ऐड कर दिया जाए, पावर 1 है, 1 में 1 और ऐड कर दिया जाए तो ये हो जाएगी 2। अब यहां पर देखिए 9.9 और पावर कितनी है 1, परंतु जो क्वांटिटी आप मेजर करने जा रहे हैं वो 9.9 है, जो 5 से बड़ी है। 5 से बड़ी है तो पावर में एक और ऐड कर दें। यहां पर देखिए ये क्वांटिटी जो है वो 5 से छोटी है तो जितनी पावर है वही ऑर्डर होगा, और यहां पर जो क्वांटिटी है वो भी 5 से छोटी है तो जितनी पावर उतना ही ऑर्डर। और यदि मैं ये दे देता 170 तो इसको हम लिख सकते थे 1.70 10 की पावर 2। अब यहाँ पर पावर नहीं आएगी, यहाँ देखो ये 5, ये जो संख्या हमने यूज की है वो जो संख्या है वो 1 से छोटी है तो पावर की पावर ही आएगी, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। और यदि यहाँ पर 7.70 होता तो ये एग्जाम्पल कैसे बन जाता, ये 5 से बड़ी संख्या हो गई तो जितनी 10 की पावर है उसमें एक और ऐड करेंगे तब आपके पास ऑर्डर आएगा। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है? ये 10 की वो पावर है जो किसी फिजिकल क्वांटिटी की अप्रोक्सीमेट वैल्यू को देती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। These are the power of 10 which gives approximate value of a physical quantity is called order of magnitude. नेक्स्ट आता है पैरेलैक्स मेथड। PARALLELLAX। पैरेलैक्स देखिए क्या होता है, मान लीजिए एक पॉइंट है और इस पॉइंट को हम अपनी दोनों आंखों से देखते हैं। इस पॉइंट को जब हम अपनी लेफ्ट आई से देखते हैं तो ये पॉइंट हमें इधर नजर आता है, और जब इसी ऑब्जेक्ट को जब हम अपनी राइट आई से देखते हैं तो ये इधर नजर आता है। ऑब्जेक्ट सेम है, लेकिन जब हम अपनी लेफ्ट आई से देखते हैं तो ऑब्जेक्ट हमें यहां नजर आता है, और जब हम राइट से देखते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट यहां नजर आता है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को अपनी लेफ्ट आई से देखते हैं, जब ऑब्जेक्ट को हम अपनी लेफ्ट आई से देखते हैं, राइट को क्लोज रखेंगे, लेफ्ट से देखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट जो ओ यहां था वो यहां पर नजर आएगा, और जब हम राइट से देखते हैं तो ये हमें यहां नजर आएगा। इसका मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन में अपेरेंट चेंज आ रहा है। अपेरेंट चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड इज कॉल्ड पैरेलैक्स। पैरेलैक्स क्या है? जैसे आपने 10th में भी किया होगा कि एक ऑब्जेक्ट निडल होती थी और एक इमेज निडल, वो ऐसे होती थी, कॉन्साइड कर जाती थी, हम उसको मान लेते थे कि ठीक है। लेकिन जब हम इसको अपनी आंखों को ऐसे ऐसे घुमाते थे तो ये होता था कि ये, जब हम अपनी आंखों को ऐसे घुमा रहे हैं तो ये इधर जा रहा है, और इधर ऐसे लाते हैं तो ये इधर जा रहा है। इसका मतलब हमारी नीडल है वहीं पर वो दिखाई कहां पर दे रही है, एक बार इस साइड, दूसरी बार इस साइड। ऑब्जेक्ट वहीं पर है, हमने नीडल को नहीं सरकाया, केवल अपनी आंखों को चेंज किया है। एक बार हम राइट आई से देखते हैं और एक बार लेफ्ट आई से, तो केवल आंखों की पोजीशन को चेंज हो जाने से ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो हमें चेंज नजर आती है। केवल आंख की पोजीशन बदली है, ऑब्जेक्ट वही है, परंतु आंख की पोजीशन बदल जाने से ऑब्जेक्ट की पोजीशन में हमें चेंज नजर आता है। इसी को हम पैरेलैक्स कहते हैं। व्हाट इज पैरेलैक्स? चेंज इन पोजीशन
of object with respect to background change in position of object with respect to background is called parallax। मतलब ऑब्जेक्ट वहीं पर है जहां पर वस्तु रखी थी वहीं पर रखी है, हम उसी वस्तु को एक बार, जैसे हम इसी पेन को एक बार अपनी राइट आई से देखते हैं, एक बार राइट आई से देखते हैं, एक बार लेफ्ट आई से देखते हैं, तो हमें सेम पेन की दो अलग अलग पोजीशन नजर आती है। पेन वही है, एक बार राइट आई से देख रहे हैं, एक बार लेफ्ट आई से देखते हैं, तो हमें सेम पेन की दो डिफरेंट पोजीशन नजर आती है। यही चेंज इन पोजीशन जो है वो क्या कहलाती है? पैरेलैक्स। अब पैरेलैक्स एंगल को कैसे मेजर किया जाए? ये पैरेलैक्स एंगल हो जाएगा ये हो गया थीटा, एंगल होता है लेंथ ऑफ आर्क, इसको आप ए मान लो और इसको बी। आर्क यही होगी, डिवाइड बाई रेडियस कितनी है अपने पास? OA। दिस इज कॉल्ड पैरेलैक्स एंगल। इस मेथड का यूज करके हम किसी नियर स्टार का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। जैसे पैरेलैक्स मेथड, इस मेथड का यूज करके हम किसी नियर स्टार का डिस्टेंस निकालते हैं। जैसे यहां पर सन है, ये सन की पोजीशन है और इस तरीके से अर्थ इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। इस तरीके से ये सूर्य है और इसके चारों ओर धरती ऐसे चक्कर लगा रही है। जो हमने डॉटेड लगाया है, डॉट पाथ लगाया है, ये अर्थ का ऑर्बिट है, अर्थ की कक्षा है ये। अब मान लीजिए किसी टाइम पर अर्थ ए पोजीशन पर थी और यहां पर एक नियर स्टार है N और यहां पर एक फार स्टार है F। इसका मतलब ऐसे समझिए कि धरती है और इसके बीचों बीच जो लाइन पास हो रही है, जो पेन है, रिफिल है, वो अर्थ की एक्सिस है। ये धरती है और वो ऐसे ऐसे घूम रही है। धरती पश्चिम से पूर्व ऐसे घूम रही है। जब धरती पश्चिम से पूर्व घूमती है तो उसकी एक्सिस के ऊपर एक स्टार है जिसे हम पोल स्टार कहते हैं। धरती कितनी भी घूमे, किसी भी स्थान की पोल स्टार से जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगी, क्योंकि पोल स्टार यहां पर लोकेट है और धरती ऐसे ऐसे इसके चारों चक्कर लगा है। मतलब धरती की एक्सिस पर जो स्टार लाई करता है वो पोल स्टार है, ध्रुव तारा है। तो जब धरती घूमती है तो किसी भी स्थान की ध्रुव तारे से दूरी जो है वो सेम रहती है, क्योंकि वो एक्सिस के ऊपर है। धरती कितनी भी घूमे पोल स्टार पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस पोल स्टार को हमने यहाँ पर फार स्टार से लिखा है और जो जिस तारे की हम दूरी निकालना चाहते हैं वो नियर से लिखा है। तो जब धरती ए पोजीशन पर थी तो हमने एक टेलीस्कोप की सहायता से इसे देखा और इधर टेलीस्कोप को सेट करके एक बार नियर स्टार को देखा और एक बार हमने फार स्टार को देखा। तो जब हमने नियर और फार स्टार को देखा तो हमारा जो टेलीस्कोप है जब नियर स्टार को देख रहा था तो इस पोजीशन पर था, जब फार स्टार को देख रहा था तो इस पोजीशन पर। तो इसका मतलब नियर से फार पर जाने के लिए हमें कुछ एंगल
कवर करना पड़ा और ये एंगल कितना था, θ1। ऐसे ही 6 महीने बाद धरती चक्कर लगाती हुई डायमीट्रिकली अपोजिट एंड पर चली जाएगी। 6 महीने बाद धरती यहां से यहां अपोजिट एंड पर आ जाएगी और उस सिचुएशन में जब हम नियर स्टार को देखेंगे, जब हम नियर स्टार को देखेंगे तो ये सिचुएशन होगी। और फार स्टार क्योंकि वो हमेशा अर्थ की एक्सिस के ऊपर है, जब वो हमेशा अर्थ की एक्सिस पर है, पोल स्टार है, वो ध्रुव तारा है, तो धरती कितनी भी घूमे उसके ऊपर रहता है। तो इसका मतलब फार स्टार धरती के साथ ही रहेगा। और इस तरीके से इस एंगल को हमें देखो, टेलीस्कोप को नियर स्टार देखने के लिए ऐसे सेट करना पड़ेगा, फार स्टार देखने के लिए ऐसे। इसका मतलब कुछ ना कुछ पोजीशन में चेंज आ रहा है। यही चेंज यहां पर एंगल θ2 होगा। यदि हम यहां से इसको ज्वाइन कर दें तो ध्यान से देखिए, FA, NS और FB ये तीनों समानांतर रेखाएं हैं। और जब ये समानांतर रेखाएं हैं, FA और NS दोनों समानांतर है, तो NA इसकी तिर्यक रेखा हो गई। और यदि NA तिर्यक रेखा है तो ये θ1 है, तो ये भी कितना होगा, θ1। ये एकांतर अंतःकोण हो गए। यदि ये θ2 है तो ये भी कितना होगा, θ2। और हमें यहां से पता है कि यदि एंगल पता हो और ये डिस्टेंस भी हमें पता है, AB। AB ध्यान से देखो, A से B तक ये है चाप की लंबाई, आर्क लेंथ। और AN या NB ये क्या है, AN या NB ये रेडियस है। AN कह लो चाहे NB कह लो, ये रेडियस है। इसको पूरा करते हैं सर्किल को, तो AN या NB तो रेडियस बन जाएगी और AB चाप बन जाएगी। यदि हमें ये एंगल पता चल जाए यहां से, जो कि हम नाप लेंगे सर्कुलर स्केल की सहायता से, यहां पर एक D लगी होगी। इस D की सहायता से हम जब टेलीस्कोप को यहां और यहां पर सेट करते हैं तो दोनों पोजीशन में आए बदलाव को हम θ1 से, और जब यहां पर मेजर करते हैं दोनों पोजीशन में आए बदलाव को θ2 से लिखते हैं। θ1 पता चल गया, θ2 पता चल गया, तो हम यहां से AN को निकाल सकते हैं। This method is used to find distance of star. जैसा कि हमने यहां से बताया है, कोण F FAN बराबर कोण ANS। दोनों कोण कितने के हैं, θ1। और FBN बराबर BNS, ये हो गया θ2। यदि हमें लिखना पड़े कोण ANB किसके बराबर होगा, कोण ANS प्लस BNS। ANB किसके बराबर हो जाएगा, ANS किसके बराबर है, θ1। और BNS ये हो जाएगा θ2। यहां से हम कोण की या जो एंगल है उसकी डेफिनेशन लगा देंगे, और एंगल की डेफिनेशन होती है
कौन से कोण की बात कर रहे हैं हम? ए एन बी। ए एन बी ये कोण है, ए एन बी, ये पूरा कोण ए एन बी है। तो ये पूरा कोण को कैसे लिखा जा सकता है? लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क, आर्क की लेंथ कितनी है? ए बी। चाप की लंबाई और उसको भाग कर दिया जाएगा उसकी रेडियस से, ये हो जाएगा ए एन। ए एन किसके बराबर होगा? ये θ1 प्लस θ2। ध्यान से देखो, ए बी किसके बराबर है? ए बी को लिख सकते हैं ए एस प्लस एस बी। ए एस प्लस एस बी। एस क्या है? एस है सन और ए क्या है? अर्थ। अर्थ से सन के बीच की दूरी, अर्थ से सन के बीच की दूरी जो है वो कहलाती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो हम इसे लिख सकते हैं ए यू। और अर्थ से सन के बीच की दूरी लगभग बराबर होती है, तो हम यदि इसे ऐसे लिख सकते हैं ए बी बराबर ए एस प्लस एस बी। ए एस और एस बी बराबर हो तो इसे लिख सकते हैं 2as। ए एस और एस बी बराबर हो तो इसे लिख सकते हैं 2as। ए से लेकर एस के बीच की दूरी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, तो यहां से इसे लिख सकते हैं 2au। यदि हमें θ1 पता है, θ2 पता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पता है, तो हम an निकाल सकते हैं। हम जानते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। हमें एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पता है, θ1 पता है, θ2 पता है, तो हम an निकाल सकते हैं। a क्या है? a है पोजीशन ऑफ अर्थ और n क्या है? पोजीशन ऑफ स्टार। मतलब स्टार से लेकर अर्थ के बीच की दूरी को हम निकाल सकते हैं। ये मेथड है पैरेलैक्स मेथड, मोस्ट इंपोर्टेंट है 2 और 3 मार्क्स में। पैरेलैक्स क्या है? जब हम किसी वस्तु को अपनी राइट आई से और लेफ्ट आई से बारी बारी देखते हैं तो वस्तु की पोजीशन हमें चेंज नजर आती है। यही चेंज हम क्या कहते हैं? पैरेलैक्स। अपेरेंट चेंज, वास्तव में वस्तु वहीं पर है, परंतु जो हमें दिखाई दे रहा है वो केवल आभासी है। तो वस्तु को अलग अलग आंख से देखने पर वस्तु की स्थिति में आभासी परिवर्तन होता है। यही आभासी परिवर्तन क्या कहलाता है? पैरेलैक्स। चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड इज कॉल्ड पैरेलैक्स। अब देखिए, कोण किसके बराबर होता है? कोई भी जो एंगल है वो एंगल किसके बराबर होता है? आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। आर्क, ये आर्क है, यहां से यहां तक ये आर्क है, तो आर्क लिख किया आपने ए बी, और रेडियस क्या है? ओ ए और ओ बी, ये दोनों रेडियस है। वो कैसे? यदि कोई पार्टिकल ए से बी इस तरीके से रोटेट करने लगे तो एक सर्कुलर पाथ को ड्रा करेगा, और जब ये सर्कुलर पाथ को ड्रा करेगा तो यहां पर देखो, ये यहां से यहां तक ये हो गई आर्क और ये हो गई इसकी रेडियस। आर्क ए बी और रेडियस हो गई ओ ए, एंगल होगा ए बी बाई ओ ए। अब आता है पैरेलैक्स मेथड। इस मेथड का इस्तेमाल हम किसी भी स्टार का डिस्टेंस निकालने के लिए करते हैं। हम जानते हैं कि अर्थ सन के चारों ओर एक इलेप्टिकल पाथ में चक्कर लगाती है। एक ऐसा स्टार है जो हमेशा अर्थ की एक्सिस के ऊपर रहता है, अर्थ की धुरी पर रहता है, तो अर्थ कितनी भी घूम जाए, किसी स्थान की उस तारे से जो दूरी है वो हमेशा बराबर रहती है, क्योंकि वो इसकी एक्सिस पर है, और उस स्टार का नाम है पोल स्टार, ध्रुव तारा। तो जब अर्थ घूमती है, पोल स्टार की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता, पोल स्टार से लेकर अर्थ के बीच की दूरी स्थिर रहती है। तो इस तरीके से अर्थ सन के चारों ओर घूम रही है। मान लीजिए किसी टाइम पर अर्थ ए पोजीशन पर थी, उस टाइम ध्रुव तारा एफ पोजीशन पर था, और जिस तारे की दूरी आप निकालना चाह रहे हैं वो n है।
तो हम यहाँ पर एक राउंड टेबल रख देते हैं, राउंड स्केल रख देते हैं, और जब हमें नियर स्टार को देखना होता है तो हम इसे ऐसे पोजीशन करते हैं, फार स्टार को देखना होता है तो ऐसे। नियर स्टार वो स्टार है जिसको हम निकालना चाह रहे हैं, फार स्टार हमारा ध्रुव तारा है। जब हम इस टेलीस्कोप को ऐसे घुमाएंगे तो हमारी राउंड टेबल पर हमें पता चल जाएगा कितने डिग्री पर घुमाया है, कितने डिग्री पर घुमाया है, इससे थीटा1 आ जाएगा। और जब हम बी पोजीशन पर हमारी अर्थ होगी तो हम एन को देखने के लिए ऐसे पोजीशन करेंगे टेलीस्कोप को, एफ को देखने के लिए ऐसे। राउंड स्केल पर हमें पता चल जाएगा कितने डिग्री पर घुमाया है, जिससे थीटा2 पता चल जाएगा। यदि हम इनको मिलाते हैं तो देखो एफ ए, एन एस और एफ बी तीनों पैरेलल है, मींस तीनों समानांतर है। ए एन और यहाँ पर एन बी ये दोनों ही तिर्यक रेखाएं, तो ये थीटा1 है तो ये भी थीटा1 होगा, क्योंकि एकांतर अंतः कोण है। ये थीटा2 है तो ये भी थीटा1। ऐसा करते हुए हम थीटा1 प्लस थीटा2 निकाल लेंगे। एफ ए एन किसके बराबर है, ए एन एस, ये दोनों ही थीटा1। एफ बी एन और बी एन एस, एफ बी एन और बी एन एस ये दोनों ही थीटा2। तो यदि हम ए एन एस और बी एफ, ए एन एस और बी एन एस को जोड़ दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा1 प्लस थीटा2। इनका यूज करते हुए हम एंगल की डेफिनेशन लगाएंगे, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस। हमें पता है ए बी, ए से बी के बीच की दूरी को लिख सकते हैं एएस प्लस एस बी। एएस अर्थ से लेकर सन के बीच की दूरी, अर्थ से लेकर सन के बीच की दूरी एएस प्लस एस बी। अर्थ से लेकर सन के बीच की दूरी, यहाँ पर ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, तो इसे 2as लिख सकते हैं। अर्थ से सन के बीच की दूरी को हम क्या लिखते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो हम AB को 2as लिख सकते हैं, और AS किसके बराबर है, AS एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के, तो इस AB को हम 2as लिख सकते हैं और AS की जगह पर AU। तो ये हो सकता है 2AU बाई थीटा1 प्लस थीटा2, और 1AU अर्थ से लेकर सन के बीच का डिस्टेंस हम पहले ही निकाल चुके हैं, जो कितना होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट आता है ऑयल ड्रॉप मेथड। ऑयल ड्रॉप मेथड का इस्तेमाल ऑयल ड्रॉप मेथड का इस्तेमाल करके हम ऑयलिक एसिड या ऑयल के एक मॉलिक्यूल का साइज निकाल सकते हैं। जो हम तेल की कोई बूंद देखते हैं, उस तेल की बूंद में हजारों लाखों की संख्या में ऑयल के मॉलिक्यूल होते हैं, तेल के मॉलिक्यूल होते हैं, परंतु यदि किसी सिंगल मॉलिक्यूल का साइज निकालना हो तो बेहद पतला होता है, उसका साइज निकालना डिफिकल्ट। तो एक स्पेशल मेथड का यूज करके हम ऑयलिक एसिड के या ऑयल के मॉलिक्यूल का साइज हम निकाल सकते हैं। यह है ऑयल ड्रॉप मेथड। ऑयल ड्रॉप मेथड सबसे पहले क्या करेंगे, टेक 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ
oleic acid, mix it, take 1 cc of oleic acid, mix it with alcohol, take 1 cc of oleic acid, mix it with alcohol to make 20 cc of solution. Take 1 cc of solution and mix it with alcohol to make 20 cc of solution. Concentration of oil in solution वो होगा 1/400 and drops each of volume V and drop each of volume V spread on water to form thin film. Concentration of oil on water वो हो जाएगा NV/400. जैसे हमारे पास ये एक बीकर है, इसमें हम 19 सेंटीमीटर क्यूब, एक बीकर है इसमें 19 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल ले लें और इसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑयल डाल दें. 19 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल ले लें, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑयल डाल दें. अब ये कितना बन गया? अब ये बन गया 20 सेंटीमीटर क्यूब. यदि मैं ये कहूं कि पहले वाले बीकर में ऑयल की अमाउंट कितनी है, तो टोटल सॉल्यूशन है 20 सेंटीमीटर क्यूब और ऑयल इसमें कितना है 1 सेंटीमीटर क्यूब. तो पहले वाले बीकर में मैं लिखूं ऑयल की अमाउंट कितनी है 1/20. अब देखो एक दूसरा बीकर है, उस दूसरे वाले बीकर में भी 19 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल है और जो सॉल्यूशन यहां से तैयार हो गया उस सॉल्यूशन का हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया और इसे यहां पर ऐड कर दिया. जब इसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब लेकर इसमें ऐड कर दिया तो ये दोबारा से कितना हो गया? अब 19 तो यहां था, एक और ऐड हो गया तो ये बन गया 20 सेंटीमीटर क्यूब. यदि मैं ये कहूं कि इस वाले बीकर में ऑयल की मात्रा कितनी है, तो देखो पहले वाले हिसाब से 1/20 तो होती ही है. जैसे यहां पर भी 1 सेंटीमीटर क्यूब डाला था और बड़ा 20 था तो 1/20 हो गई. लेकिन ये ऑयल थोड़ी था प्योर,
इसमें ऑयल की मात्रा कितनी थी, इसमें ऑयल की मात्रा कितनी थी भाई 1/20। तो मैं यहां पर पूछूं तो ये होगा 1/20 तो इस टोटल सॉल्यूशन की, और ये पहले वाले सॉल्यूशन में थी कितनी ऑयल, इसमें कितना ऑयल था, तो इसमें ऑयल था 1/20, और इसके हिसाब से कितना होगा 1/20 मतलब 1/400। अब यहां से हम एक ड्रॉप पर लेते हैं और ड्रॉप पर लेकर जैसे आंखों में दवाई डालने के लिए ड्रॉपर का यूज करते हैं, हम ड्रॉपर लेते हैं और उस ड्रॉपर को एक बड़े से बीकर में पानी भरा हुआ है, इसके अंदर ड्रॉप डालते हैं, ऐसे ड्रॉप डालते हैं। प्रत्येक ड्रॉप का वॉल्यूम है V और हमने कितनी ड्रॉप पे डाली है N, और हम जानते हैं कि तेल की सरफेस टेंशन कम होती है, ऑयल की सरफेस टेंशन कम होती है, जब पानी पर डालते हैं तो तुरंत फैल जाता है और फैलकर एक बारीक सी परत बनाता है। तो इस तरीके से ये इसके ऊपर फैल जाएगा, फैलकर इसके ऊपर एक बारीक सी परत बनाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस पर एक ट्रेसिंग पेपर डाल देंगे तो पूरा सॉल्यूशन ट्रेसिंग पेपर पर लग जाएगा। ट्रेसिंग पेपर को निकाल लो, ट्रेसिंग पेपर को आपने निकाल लिया और उसे हवा में रख दिया तो जो अल्कोहल वो उड़ जाएगा और इसके ऊपर तेल का एक धब्बा बच जाएगा। जो ट्रेसिंग पेपर आपने यहां पर डाला था पानी की सतह पर, उस पर एक धब्बा बढ़ गया। इस धब्बे का एरिया हम ग्राफ से निकाले, ग्राफ पेपर लगाकर उसका एरिया निकाल सकते हैं। जब हमारे पास एरिया आ गया और इस परत की मोटाई हमें निकालनी है, क्योंकि ये परत इतनी पतली है कि इसमें सिंगल मॉलिक्यूल है, डबल नहीं है, सिंगल मॉलिक्यूल की एक लेयर बन गई है। तो इस तरीके से आप T थिकनेस वाली एक परत बनी और इसका एरिया कितना था A। यहां से आप लिख सकते हैं कि जितना यहां पर तेल की परत बनी, वो तेल कितना था, वो तेल उतना ही था जितना हमने डाला, वो था भाई A × T बराबर NV/400। हमें यहां से T निकालना है तो ये होगा NV/400 गुणा A। ऑयल ड्रॉप मेथड, इस मेथड का यूज हम ऑयल के सिंगल मॉलिक्यूल की थिकनेस निकालने के लिए, उसका साइज निकालने के लिए करते हैं। हम जानते हैं कि एक ऑयल की जो ड्रॉप होती है उसमें लाखों की संख्या में मॉलिक्यूल होते हैं, और यदि हमें किसी एक मॉलिक्यूल का साइज निकालना हो, डिफिकल्ट टास्क है, एक छोटी सी बूंद में करोड़ों लाखों की संख्या में मॉलिक्यूल है, तो हम नहीं निकाल सकते। तो हमारा टारगेट होता है कि हम उसे पतली फॉर्म में बदल दें, पतले से पतला। और हम जानते हैं जब उसे पानी पर डालेंगे तो पानी पर डालते ही वो फैल जाएगी, और वो फैलेगी तो एक बारीक सी परत बनाएगी। इस बारीक सी परत की हेल्प से हम उसका साइज निकाल लेते हैं। इसको हम करते ऐसे हैं कि हम उस तेल की मात्रा को कम करना चाहते हैं, कम से कम तेल रखें। जब कम से कम तेल पानी पर डालेंगे तो जितना उसे ज्यादा एरिया मिल जाएगा। थोड़ा तेल हम पानी पर डालेंगे तो ज्यादा एरिया में फैल जाएगा, और जब वो ज्यादा एरिया में फैल जाएगा तो एक बेहद पतली जो है वो लेयर बनेगी। उस लेयर की हेल्प से हम उसका साइज निकाल पाए। तो देखिए कैसे करते हैं। मान लीजिए हमारे पास 19 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल है, और दूसरे बीकर में भी 19 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल है, और तीसरे बीकर में क्या है, तीसरे बीकर में पानी है, और ये बीकर जो है वो दोनों बीकरों से चौड़ा है। 3 बीकर ले लिए। पहले बीकर में 19 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल, दूसरे में भी 19 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल, और तीसरे में क्या है भाई, वाटर है, H2O है।
करेंगे क्या, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑयल डाल देंगे। 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑयल डालेंगे 19 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में। और यदि मैं ये पूछूं कि यहां से ऑयल की मात्रा कितनी होगी, इसे मिक्स करने के बाद एक सॉल्यूशन बन गया, एक घोल बन गया, उसमें ऑयल की मात्रा कितनी है, तो टोटल बना भाई 19, तो ये था ही, एक ये ऐड हो गया, 20 हो गया। तो ऑयल था 1, टोटल था 20। 19 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल, उसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑयल डाल दिया, तो कितनी मात्रा हो गई ऑयल की सॉल्यूशन में, 1/20। इसमें से जो घोल तैयार हो गया, इस घोल में से हमने कितना ले लिया, 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लिया, और वो 1 सेंटीमीटर क्यूब इसमें डाल दिया। 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन डाल दिया हमने इसमें। अब ये कितना हो गया, ये भी 20 हो गया। मैं ये कहूं कि इस वाले बीकर में ऑयल की मात्रा कितनी है, तो यहां कितनी थी भाई, 1/20, पूरे बीकर में थी 1/20। इसमें से हमने 1 निकाला तो मात्रा कितनी आई, 1/20। 19 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑयल, टोटल हो गया 20। यदि मैं ये कहूं कि इसके अंदर ऑयल की मात्रा कितनी है, तो 1/20, हर जगह पर यही होगा। और ये 1/20 हमने इसमें डाल दिया, और अब ये बन गया 20। 1/20 जो हमने यहां से डाला था, उसका कितनेवा भाग लिया, यहां से हमने लिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये टोटल में आई थी 1/20, और इसका भी कितनेवा भाग ले लिया हमने, 1/20, क्योंकि यहां से जो निकाला है वो 1 है। टोटल में 1/20 थी, और उसका भी 20वां हिस्सा ले लिया। टोटल में 1/20 और उसका भी 20वां हिस्सा निकाल लिया, तो 1/400। अब हमने ड्रॉपर की हेल्प से इसे बूंदों की फॉर्म में इस पर डाल दिया। जैसे ही बूंदों की फॉर्म में डाला, इसके ऊपर एक पतली सी लेयर बन गई, फैल गया, एक बेहद बारीक लेयर बन गई। अब हमारा काम क्या है, हम इस पर एक ट्रेसिंग पेपर डालेंगे। ट्रेसिंग पेपर डालने से तेल ट्रेसिंग पेपर पर चिपक जाएगा और एक धब्बा बन जाएगा। उस ट्रेसिंग पेपर को उठाकर हम एक ग्राफ पेपर पर रखेंगे, तो हमारे पास ट्रेसिंग पेपर का एरिया आ जाएगा। ट्रेसिंग पेपर का जो एरिया आया है, वो एरिया किसका आया है, वो इसके ऊपर बनी हुई एक थिन लेयर है, पतली परत है, उसका एरिया है। क्योंकि हमने ट्रेसिंग पेपर जब इस पर डाला तो इस पर तेल लगा, तो जितने एरिया में वो तेल फैला हुआ था, उतने ही एरिया पर ट्रेसिंग पेपर में लग गया। इसका मतलब जो एरिया हमारे पास ट्रेसिंग पेपर पर आया है, वो ऑयल लेयर का आया है। यदि हमारे पास वो एरिया है, एरिया इनटू थिकनेस, क्योंकि ये क्या बन रहा है, क्यूबॉइड, घनाभ, और घनाभ का होता है एरिया इनटू हाइट। हाइट क्या है यहां पर, हाइट थिकनेस की फॉर्म में। वॉल्यूम किसके बराबर होता है, वॉल्यूम होता है एरिया इनटू हाइट। एरिया तो हो गया, और हाइट यहां पर किसकी फॉर्म में, टी की फॉर्म में, तो एरिया इनटू थिकनेस ही हो गया वॉल्यूम। और कितना वॉल्यूम था, देखो वॉल्यूम किसका आ गया, ये इस लेयर का वॉल्यूम आ गया। इस लेयर में कितना है, इस लेयर में उतना ही है जितना हमने डाला। तो हमने कितना डाला, हमने डाला NV/400। यहां से हमें T चाहिए था, तो एरिया को उधर भेज दिया, NV/400 गुणा A। इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, यहां से आप थिकनेस ऑफ ऑयलिक मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं। दिस इज ऑयल ड्रॉप। That is end of the chapter.